हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम चाइल्ड साइकोलॉजी का पुराना क्वेश्चन पेपर जो है टेट का, वो हम सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, यदि कोई छात्र विद्यालय में नियमित रूप से विलंब से आता है तो उसके लिए सबसे उचित क्या होगा? कक्षा से बाहर कर देना, विद्यार्थियों के सामने दंड देना, प्रधानाचार्य से शिकायत करना कि वह हमेशा विलंब से आता है, या उसके व्यवहार के कारणों का पता लगाना। तो एक शिक्षक का जो रहता है उसमें कि वो क्या कर सकता है शिक्षक, तो वह है उसके व्यवहार के कारणों का पता लगाना। फिर सेकंड क्वेश्चन है, किसने कहा मनोविज्ञान मानव प्रकृति का अध्ययन है? यह एक डेफिनेशन है जो दी है बोरिंग ने। ठीक है, निम्न में से कौन सा विकास के सिद्धांत से संबंधित नहीं है? दो कारक सिद्धांत या मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत? साइको एनालिटिकल थ्योरी जो है ये विकास के संबंध से संबंधित है, पर जो द्विकारक सिद्धांत है वो बुद्धि से रिलेटेड है, स्पीयरमैन ने दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 है, ब्रूनर के अनुसार बालक के चिंतन की प्रथम अवस्था है। ब्रूनर के अनुसार जो है वो कौन सी प्रथम अवस्था है बालक के चिंतन की? विधि निर्माण, प्रतिमा संबंधी, सांकेतिक, या इनमें से कोई नहीं? तो विधि निर्माण, इनएक्टिव स्टेज जो होती है वो फर्स्ट स्टेज है। ठीक है, देन सिंबॉलिक, देन आइकॉनिक। अंतर्निरीक्षण विधि में प्रयोज्य तथा अध्ययन करता जो इंट्रोस्पेक्शन मेथड होता है उसमें सब्जेक्ट और इन्वेस्टिगेटर आर दो अलग अलग व्यक्ति होते हैं, या एक ही व्यक्ति होता है, या केवल अध्ययन करता होता है? इनमें से कोई भी नहीं। वो जो सब्जेक्ट और जो इन्वेस्टिगेटर होता है वो सेम ही पर्सन होता है। इंट्रोस्पेक्शन अपने आप की जाती है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कार्यक्रम भारत में लाया गया था 1990 में, 1990 में। वह कौन सी अवस्था है जिसमें एक बालक किसी वस्तु या घटना के बारे में तार्किक रूप से चिंतन कर सकता है? सेंसरी मोटर स्टेज, फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज, प्री ऑपरेशन स्टेज, या कंक्रीट ऑपरेशन स्टेज? तो वो कौन सी होगी जो किसी वस्तु एवं घटना के बारे में तार्किक रूप से चिंतन कर रहा है, मतलब उसके सामने वो चीज हुई है, तो मतलब वो क्या होगा? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होगी, कंक्रीट ऑपरेशन स्टेज। निम्न में से कौन सी किशोरावस्था की विशेष पहचान नहीं है? अधिक दिवास्वपन, माता पिता पर अधिक निर्भरता, भौतिक विकास में तेजी, तर्क शक्ति का विकास। जो भी एडोलेसेंस में बच्चे होते हैं वो डे ड्रीमिंग उनमें होती है। ठीक है, फिजिकल डेवलपमेंट भी होती है उनमें बहुत तेजी से, एंड जो रीजनिंग एबिलिटी होती है वो भी उनकी डेवलप हो रही होती है, पर माता पिता पर वो अधिक निर्भर नहीं होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी होगा। ब्लूम के अनुसार निम्न में ज्ञानात्मक पक्ष के उद्देश्यों का स्तर क्या नहीं है? तो उसने एनालिसिस, सिंथेसिस और इवेल्युएशन जो है वो उसके स्तर हैं, बट इंस्ट्रक्शन जो है वो ब्लूम के ज्ञानात्मक पक्ष के उद्देश्यों का स्तर नहीं है। पुरस्कार से सीखने की प्रक्रिया तेजी से होती है। ऐसे कथन को आप निम्नलिखित में किस श्रेणी में रखेंगे? ठीक है, तो मतलब कि पुरस्कार से सीखने की प्रक्रिया तेजी से होती है, तो ये एक रिसर्च प्रॉब्लम है, रिसर्च रिजल्ट है, या रिसर्च हाइपोथेसिस है? नन ऑफ दीज। मतलब ये किसी का मतलब अपने दिमाग में सोचा गया, मतलब ये एक हाइपोथेसिस हो सकता है, इट इज अ रिसर्च हाइपोथेसिस। डैश के कारण अधिक अधिगम अक्षमता उत्पन्न हो सकती है। अब ये जो है, जो लर्निंग डिसेबिलिटी होती है वो किसकी वजह से होती है? सेरेब्रल पाल्सी, जो भी ब्रेन में प्रॉब्लम होती है उसकी वजह से हो सकती है, हेरिडिटी फैक्टर की वजह से हो सकती है, पर सांस्कृतिक कारण इसमें नहीं हो सकते। ओके, एंड इसका ऑप्शन जो होगा डी ऑप्शन होगा। अभी जो टीजीटी में आया था क्वेश्चन, उसमें भी ऐसा सेम जो है वो क्वेश्चन था। ठीक है, जो ये क्वेश्चन नंबर 11 है, ऐसा ही क्वेश्चन था। उसमें भी सेम कल्चरल फैक्टर जो था वो नहीं था। उसमें पूछा गया था कि कौन सा जो है वो अधिगम अक्षमता का कारण नहीं है, तो उसमें कल्चरल फैक्टर उसका आंसर होना था। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 12, विकास से संबंधित है। विकास किससे संबंधित है? विकास जो है वो ग्रोथ, एज, मैच्योरिटी, इन सभी से संबंधित है। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की स्थापना की गई थी। इनमें से कोई भी जो है वो ऑप्शन में नहीं है। एनसीटीई जो है इनमें से कोई भी ऑप्शन में नहीं है। द लैंग्वेज एंड द थॉट ऑफ द चाइल्ड किसकी रचना है? ये पियाजे की रचना है। पियाजे के अनुसार अहम केंद्रित क्या है? अहम केंद्रीय ईगोसेंट्रिक का मतलब क्या होता है? पियाजे के अनुसार उसका मतलब होता है चाइल्ड इज द सेंटर ऑफ द वर्ल्ड एंड एवरीथिंग रिवॉल्व्स अराउंड हिम। बच्चा जो है, बालक जो है वो विश्व का केंद्र है और हर चीज उसके इर्द गिर्द घूमती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज परिपक्वता का संबंध है। परिपक्वता जो है, मैच्योरिटी जो है वो किससे रिलेटेड करती है? शारीरिक विकास और मानसिक विकास
इन बोथ या इनमें से कोई नहीं। तो दोनों जो होंगे वो परिपक्वता या मेच्योरिटी से रिलेटेड है, शारीरिक विकास भी और मानसिक विकास भी। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही आंसर रहेगा। हु प्रोपोनेटेड द बेसिक टीचिंग मॉडल, बुनियादी शिक्षण प्रतिमान का प्रतिपादन किसने किया है? तो रॉबर्ट ग्लेसर ने किया है, बहुत फेमस है, ईटी में हम पढ़ते हैं। बालकों के लिए प्रक्षेपी परीक्षण का विकास किसने किया? तो बालकों के लिए जो प्रक्षेपी परीक्षण है, थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट है, वो लियोपोल्ड बेलेक ने किया था। जो अडल्ट के लिए था थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट, जिसको TAT कहा जाता है, वो मॉर्गन एंड मुर्रे ने किया था। किसने कहा बुद्धि नई परिस्थितियों के साथ समायोजन करने की योग्यता है? पिटनर ने कहा है। मूल्यांकन की प्रकृति है क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव, दोनों ही तरह का मूल्यांकन होता है, इवैल्यूएशन होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी होगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में शिक्षा पर विचार किया गया था एज अ राष्ट्रीय कार्यक्रम के रूप में, नेशनल प्रोग्राम के रूप में। और ये वाला क्वेश्चन जो है वो लास्ट टाइम जब TGT आया था, पिछले साल का जो है कि कोई एक TGT का क्वेश्चन पेपर है, उसमें ये क्वेश्चन आया था 21। क्वेश्चन नंबर 22, कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नता का ज्ञान अध्यापक की मदद करता है। अगर इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बारे में शिक्षक को पता होगा तो उससे क्या होगा? मेंटेन डिसिप्लिन इन द क्लास, इवेल्युएट द होमवर्क ऑफ स्टूडेंट्स, प्लान द टीचिंग लर्निंग एक्टिविटीज एंड मेक नेसेसरी अरेंजमेंट्स इन द क्लास। तो वो जो भी टीचिंग लर्निंग एक्टिविटीज होगी उसका प्लान करने के लिए टीचर को हेल्प करेगा। नेक्स्ट है, एक छात्र गणित के प्रश्नों को हल करते हुए एक प्रश्न पर अटक गया। कुछ समय सोचने के बाद अचानक उसे युक्ति सूझी तथा समस्या हल हो गई। इस प्रकार के अधिगम को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं इनसाइट, सूझ द्वारा अधिगम। उसको एक युक्ति सूझी, फिर वो समस्या हल होगी, तो इनसाइट, सूझ द्वारा अधिगम है। एक अध्यापक विद्यार्थियों को पढ़ा रहा है, यदि दूसरों के विचार आपके विचारों के विपरीत हों तो भी हमें उत्तेजित नहीं होना चाहिए। वह उनके डैश का ध्यान रख रहा है, वह उनकी भावनात्मक विकास का ध्यान रख रहा है, क्योंकि भावनाओं के बारे में वो बता रहा है ना। द स्कूल एंड सोसाइटी पुस्तक के लेखक कौन है? स्कूल एंड सोसाइटी पुस्तक के लेखक जो है वो जॉन डीवी हैं। ठीक है, स्कूल एंड सोसाइटी जो है वो जॉन डीवी ने लिखी है, बहुत फेमस बुक है। बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत प्रतिपादित किया था। बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? स्पीयरमैन ने। थॉर्नडाइक ने जो है वो इसी की जो है वो मल्टी फैक्टर थ्योरी दी हुई है। थर्स्टन ने जो है वो ग्रुप फैक्टर थ्योरी दी है। ठीक है, तो ये तीनों जो है वो इंटेलिजेंस से रिलेटेड है, बट जो इंटेलिजेंस का जो 2 फैक्टर सिद्धांत दिया है वो स्पीयरमैन ने दिया है। न्यूनतम प्राप्तांक एवं अधिकतम प्राप्तांक की सार्थकता को बताता है। द लोएस्ट एंड हाईएस्ट स्कोर ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन सिग्निफाइज, ऑब्वियस है रेंज होगा, रेंज से ही हमें लोएस्ट और हाईएस्ट का पता लगता है। समूह कारक सिद्धांत संबंधित है। समूह कारक सिद्धांत जैसे मैंने अभी बताया, ग्रुप फैक्टर थ्योरी जो है वो किसने दी है? थर्स्टन ने दिया, एल थर्स्टन ने दी हुई है। ठीक है, फिर जो बिनेट है उसने यूनिफैक्टर थ्योरी दी है। स्किनर जो है इसको हम लर्निंग में पढ़ते हैं। हल जो है इनकी मोटिवेशन में जो ड्राइव थ्योरी है वो पढ़ी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है व्यवहारवाद के प्रतिपादक माने जाते हैं। व्यवहारवाद के फाउंडर ऑफ बिहेवियरिज्म जो है वॉटसन। अगर आप लोगों ने मेरा वीडियो देखा होगा पहले, जो बेसिक कंसेप्ट है साइकोलॉजी के, तो उसमें ये सारी चीजें दी हुई हैं। समीकरण G+S1 + S2 + S3 इज इक्वल टू डैश डैश इज इक्वल टू A संबंधित है। इसमें देखो आप देख रहे हैं G मतलब स्मॉल g मतलब जनरल एबिलिटी, S1, S2 एंड S3 दीज आर स्पेसिफिक एबिलिटीज। तो ये किसने कहा था कि G जो जनरल एबिलिटी होती है वो सिर्फ सिंगल होती है, एक ही होती है। ठीक है, और उसके चारों ओर लाई करती हैं जो स्पेसिफिक एबिलिटीज होती हैं। तो ये किसने कहा था? ये कहा था स्पीयरमैन की 2 फैक्टर थ्योरी में। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप और भी नई वीडियोज जो है वो प्राप्त कर सकें। थैंक यू।